होंगे। कोरोना वायरस की इस महामारी ने दुनिया को तीन बहुत ही जरूरी बातों का एहसास करा दिया है, या फिर कह लीजिए कि दुनिया की तीन बहुत बड़ी गलतफहमियों को तोड़ दिया है। पहली बात यह है कि आजादी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। दूसरी बात यह कि बड़े बड़े युद्ध की वजह रहे तेल की कीमत समय आने पर पानी से भी कम हो सकती है। और तीसरी बात यह कि परमाणु शक्ति से संपन्न दुनिया के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े तानाशाह भी एक बीमारी से हार सकते हैं, एक वायरस से हार सकते हैं। सबसे पहले आपको आजादी की कीमत का विश्लेषण करके बताते हैं। दुनिया के 400 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय अपने अपने देशों में लॉकडाउन में हैं, और इन लोगों को पहली बार यह पता चला है कि आजादी कितनी कीमती होती है, आजादी कितनी बड़ी चीज है। इंसान वर्षों से जानवरों को पिंजरों में रखता आया है, प्रकृति का दोहन करता आया है, लेकिन आज इंसानों को अपनी ही आजादी के लिए प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आज इंसान को यह पता चला है कि वो कैसे एक महीने के लिए भी अपने घर में कैद होकर नहीं रह सकता, अपने ही घर में। हमारे देश में भी कुछ लोग छीन कर लेंगे आजादी के नारे लगाते हैं और उन्हें लगता है कि आजादी तो ऐसे ही मिल जाएगी। आज हम इन सारे लोगों को दिखाएंगे कि कैसे लॉकडाउन से आजादी के लिए पूरी दुनिया के लोग, चाहे कोई भी देश हो, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के खिलाफ अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और लोगों को समझ में आ गया कि आजादी क्या होती है। इसके बाद हम पानी से भी सस्ते हो चुके तेल की बात करेंगे। एक जमाना था जब तेल को सबसे कीमती चीज माना जाता था, और इसी तेल की वजह से दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े देशों के टकराव हुए हैं। लेकिन तेल के लिए युद्ध पर पानी की तरह पैसा बहाने वाले अमेरिका में आज कोई तेल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियां बंद हैं और तेल की सप्लाई उसकी डिमांड से ज्यादा हो गई। अब तेल किसी को नहीं चाहिए। अमेरिका में अब कच्चे तेल की कीमत 0 से भी नीचे चली गई है, यानी वहां तेल के व्यापारी तेल खरीदने वाले ग्राहकों को तेल खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों के पास अब तेल रखने के लिए जगह नहीं बची। इसलिए आज हम तेल की कीमतों में आई ऐतिहासिक गिरावट को इतिहास की नजर से समझने की कोशिश करेंगे। आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि तेल एक दिन पानी से भी सस्ता हो जाएगा। और आखिर में आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में बताएंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी जान कभी भी जा सकती है। किम जोंग उन के एक इशारे पर उनकी सेना अमेरिका को तबाह करने का दावा करती थी। किम के पास शक्तिशाली परमाणु हथियार भी हैं, लेकिन एक बीमारी ने इतने बड़े तानाशाह को आज आईसीयू में पहुंचा दिया है। जीवन के सत्य को समझने के लिए आज ये खबर भी आपको जरूर देखनी चाहिए कि दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाह, दुनिया के सबसे बड़े जो लोग अपने आप को शक्तिशाली नेता समझते हैं, वो भी बीमारी के सामने टिक नहीं सकते, यानी मौत तो सबको आएगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 19,000 के करीब पहुंच गई है। अब देश में 18,985 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। संक्रमण से 603 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,260 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,329 नए मामले आए हैं और 44 लोगों की मौत हुई है, जबकि 705 लोग वायरस के संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 61 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं। उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अब तक 4,49,810 सैंपलों का टेस्ट किया जा चुका है। कल 35,852 टेस्ट किए गए। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के लॉकडाउन पालन करने को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स को कोलकाता और जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 16 विदेशियों समेत 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। शाहिद पर जमातियों को शहर की 2 मस्जिदों में छिपाने का आरोप है। जमातियों की मदद करने वाले 12 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। लोगों की लापरवाही, लोगों की अज्ञानता और जानबूझकर लोगों के द्वारा
संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्रवाई तो होगी। हमारा तो उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से इस बीमारी के फैलाव को रोकें और फैलाव को सब रोकने में सबको सहयोग करना चाहिए। सहारनपुर में विदेश से आए 54 जमातियों को वीजा नियमों के उल्लंघन में जेल भेज दिया गया है। ये सभी शहर की अलग अलग मस्जिदों में ठहरे थे। 57 में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनको कोरोना लेवल 1 का जो हमारा केयर सेंटर है वहाँ पर रखा है। शेष 54 लोगों को हम लोगों ने यहाँ किशोर जेल को अस्थायी जेल के रूप में घोषित किया है, वहाँ रखा हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से 4 हफ्ते के भीतर घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही इस बारे में जानकारी भी मांगी गई है कि मॉब लिंचिंग की इस घटना में अब तक क्या कार्रवाई हुई। साथ ही ये बताने के लिए भी कहा गया कि मारे गए लोगों के परिवारों को क्या सहायता दी गई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पालघर में साधुओं की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पवार ने कहा कि अफवाह की वजह से पालघर में साधुओं की हत्या हुई है। राज्य सरकारने आणि पोलीस दलांनी त्या संबंधीची खबरदारी घेतली आणि अक्षरशः दुसऱ्या दिवशी त्याचे संबंधित लोक अरेस्ट करण्याच्या उद्देशाची काळजी घेतली। वहीं संतों ने एक बार फिर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने पर मुंबई कूच करने का ऐलान किया है। कोरोना को लेकर पश्चिम बंगाल भेजी गई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम से सहयोग न करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्रालय ने अपनी टीम को काम से रोके जाने को आपदा प्रबंधन कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया है। गृह मंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वे गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2020 के ऑर्डर का पालन करें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल ही प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र से टीम भेजे जाने का विरोध किया था और इसे राज्य में दखल बताया था। We were assured that today we will again have a meeting and we will be going out. But today we were informed that there are some issues. केंद्र से भेजी गई 5 टीमों को 7 जिलों में जाना था। टीम जिलों में पहुंच भी गई, लेकिन सिर्फ कोलकाता में ही टीम को 3 से 4 जगहों पर जाने दिया गया। दिल्ली में कोरोना से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण के 2081 मामले आए हैं, जिनमें से 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 431 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1603 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 80% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। साथ ही दिल्ली में वायरस संक्रमण से मरने वालों में 83% ऐसे लोग हैं जो कई दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। दिल्ली सरकार ने राशन की दिक्कत को दूर करने के लिए हर परिवार को एक किट मुफ्त देने का फैसला किया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने 30 लाख ऐसे लोगों को फ्री राशन देने का इंतजाम किया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। 28 या 29 अप्रैल से जब अगले महीने का राशन बंटना चालू होगा, मई का, तो हर परिवार को जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी और जो ई कूपन लेके आएंगे उनको भी एक किट दी जाएगी बेसिक सामान की। जरूरतमंदों को बांटने के लिए दिल्ली में सभी विधायकों और सांसदों को 2-2 हजार फूड कूपन मिलेंगे। दिल्ली सरकार कल से पत्रकारों के कोरोना टेस्ट कराएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राज्यों को 2 दिन रैपिड टेस्टिंग किट इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। आईसीएमआर ने कहा कि रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट के नतीजे अलग अलग आ रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक ऑन ग्राउंड टीमों के किट परीक्षण के बाद 2 दिनों में एडवाइजरी जारी की जाएगी। साथ ही किट में गड़बड़ी पाए जाने के बाद इसे संबंधित कंपनी को वापस भेजा जाएगा। एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है। उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि वो खुद भी खरीद रहे हैं चाइना से किट। वही किट यहाँ आ रहे हैं, वही किट वो खरीद रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद मैं कुछ आपको कहूंगा कि हम क्या अप्रोच आगे रखेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अपील पर बिहार सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार ने 6000 से ज्यादा रैपिड टेस्ट किट मंगवाई थी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। यहाँ मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार सुरक्षित हैं। भारत अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए स्वर्ग है।
उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकार किसी भी देश से ज्यादा पुख्ता हैं, मजबूत हैं। रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भारत में इस्लामोफोबिया की घटना पर चिंता जाहिर की थी। संगठन ने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1300 के करीब हो गई है। राज्य में अब तक 1294 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण से 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 140 मरीज ठीक हुए हैं। रायबरेली में आज एक साथ 33 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि आगरा में कोरोना के 28 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना और लॉकडाउन के हालात की समीक्षा की है। सीएम योगी ने हॉटस्पॉट इलाकों में कोरोना के टेस्ट बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन के अंदर हॉटस्पॉट्स की पूरी टेस्टिंग हो, जिन क्षेत्रों में आवश्यकता हो और अधिक मामले हैं टेस्टिंग के, उस क्षेत्र में फुल टेस्टिंग कराई जाए। इस बीच गाजियाबाद के बाद अब नोएडा के रास्ते भी पूरी तरह सील करने पर विचार हो रहा है। इसका मतलब कोई भी गाजियाबाद से नोएडा और नोएडा से दिल्ली गाजियाबाद नहीं जा पाएगा। हालांकि गाजियाबाद डीएम ने मीडिया कर्मियों को अधिकृत पहचान पत्र पर आने जाने में छूट दी है। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया को किन किन गलतफहमियों को दुनिया की हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया है। ज्यादातर लोग आजादी को बड़ा सस्ता समझते थे, आजादी को समझते थे कि ये तो ऐसे ही आ जाती है। लेकिन दुनिया भर में चल रहे लॉकडाउन ने लोगों को यह बता दिया है कि दुनिया में आजादी से ज्यादा कीमती कोई और चीज नहीं है। आजादी सबसे मुश्किल से मिलने वाली चीज है। आजादी की कीमत अब दुनिया को पता चल रही है। इसके विपरीत पूरी दुनिया आजादी को तो सस्ता समझती थी, लेकिन तेल को सबसे कीमती चीज मानती आई है और इसके लिए दुनिया में बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने दुनिया को यह भी बता दिया कि तेल की कीमत कुछ भी नहीं है और समय आने पर यह तेल पानी से भी सस्ता हो सकता है। कहते हैं जीवन में एक ही चीज स्थायी है और वो है बदलाव। जो व्यक्ति, समाज या देश खुद को बदलाव के लिए तैयार नहीं करता, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस समय बदलाव का महत्व पहचानने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ एक विश्व युद्ध लड़ रही है और इस युद्ध में वही देश और वही समाज जीतेगा जो समय रहते खुद को बदल लेगा और जिसके पास कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले आ जाएगी, वो देश जीत जाएगा। यानी एक जमाने में यह कहा जाता था कि वही देश जीतेगा जिसके पास सबसे ज्यादा तेल के भंडार होंगे। तेल से ही दुनिया की इकोनॉमी चलती है। लेकिन आज वो देश जीतेगा जिसके पास कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले आएगी। अगर आप अपना भविष्य बदलते हुए नहीं देख पा रहे हैं तो आपको इतिहास की मदद लेनी चाहिए। आज हम इतिहास की मदद से आपको समझाएंगे कैसे बदलाव से इनकार करने वाला देश अमेरिका आज बदलाव को अस्वीकार करने की भारी कीमत चुका रहा है। वर्ष 1875 में अमेरिका में ही सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की खोज हुई थी। इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों में बदला जाता है। सैकड़ों वर्षों से यह माना जाता है कि तेल के बगैर दुनिया की अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती। इसीलिए दुनिया में बड़े बड़े युद्ध इसी तेल के लिए लड़े गए। पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लेकर इराक और खाड़ी युद्ध तक तेल ने युद्ध की आग भड़काने का पूरा काम किया है। यहां तक कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किए गए परमाणु हमलों के केंद्र में भी यह तेल ही था और तेल की यही भूख थी। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आज की खबर के जरिए यह समझिए कि कैसे जिस तेल के लिए अमेरिका ने दुनिया भर में युद्ध लड़े और पानी की तरह पैसा बहाया, आज उसी तेल को अमेरिका में कोई मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अमेरिका में तेल के बड़े बड़े व्यापारी अब ग्राहकों से कह रहे हैं कि बिना एक भी पैसा दिए जितना चाहे उतना तेल ले जाओ और उसके बदले में वो पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। अब आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप भारत में किसी पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए जाते हैं। पेट्रोल पंप का कर्मचारी आपकी गाड़ी में मान लीजिए 40 लीटर पेट्रोल भर देता है
पेट्रोल की कीमत औसतन 70 रुपए प्रति लीटर भी अगर मान ली जाए तो आपको करीब 2800 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन आपसे 2800 रुपए लेने की बजाय अगर पेट्रोल पंप वाला व्यक्ति उल्टे आपको 280 रुपए दे दे तो आपको कैसा लगेगा? आज सुनने में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सपना देख रहे हैं। खुश हो जाएंगे आप, जाहिर है आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक तो फ्री में आपकी गाड़ी का टैंक फुल हो जाएगा और ऊपर से आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन बहुत खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, खासतौर पर भारत के लोगों को, क्योंकि भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में कच्चे तेल के व्यापारी अपने ग्राहकों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। अमेरिका में इस समय बड़ी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल उपलब्ध है, लेकिन उसे स्टोर करके रखने की जगह वहां पर कम पड़ने लगी है। यह सब कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह अमेरिका की सड़कों पर भी अब गाड़ियों की संख्या बहुत कम रह गई है। विमान उड़ नहीं रहे हैं और उद्योग धंधे भी बंद पड़े हैं। लोग तेल नहीं खरीद रहे और अब व्यापारियों के पास इस अतिरिक्त तेल को रखने की जगह नहीं बची। इसलिए अब वहां के तेल व्यापारी कच्चा तेल खरीदने वालों को उल्टा अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा दिन भी आएगा। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वहां कच्चे तेल की कीमत माइनस में चली गई है, शून्य से भी नीचे। हालांकि तेल की कीमतें घटती हैं और बढ़ती भी रहती हैं और हो सकता है कि जल्द ही स्थिति में सुधार आ जाए, लेकिन कुछ घंटे पहले तक अमेरिका के तेल व्यापारी खरीदारों को मुफ्त में तेल देने के साथ साथ उन्हें अपनी जेब से प्रति बैरल $30 यानी करीब 2300 रुपए भी दे रहे थे। कुछ घंटे पहले की बात है। दरअसल तेल की कीमतें भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर तय होती हैं और मई के महीने को लेकर अमेरिका के तेल व्यापारियों और बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच जो डील्स हुई थी वो आज एक्सपायर हो गई हैं। इसलिए व्यापारी जल्द से जल्द ये स्टॉक निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास तेल जमा करने के लिए अब पर्याप्त जगह नहीं बची और दूसरी तरफ मई महीने में अर्थव्यवस्था फिर से शुरू होने की अभी कोई उम्मीद दिखती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का व्यापार लीटरों में नहीं बल्कि बैरल में होता है। एक बैरल में लगभग 158.987 लीटर्स होते हैं, यानी करीब 159 लीटर्स। इस समय दुनिया के पास 1,08,000 करोड़ लीटर तेल जमा करने की क्षमता है, लेकिन दुनिया भर के 60% ऑयल टैंक्स इस समय पूरी तरह से भर चुके हैं। अमेरिका में कच्चा तेल जमा करने वाले कई ऑयल डिपोज के टैंक्स भी अगले 1 से 2 दिन में पूरी तरह से भर सकते हैं, जबकि कुछ कैरिबियन देशों, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों के पास आने वाले दिनों में कच्चा तेल जमा करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस समय दुनिया के अलग अलग समुद्रों में बड़े बड़े जहाजों पर 2543 करोड़ लीटर कच्चा तेल लदा हुआ है, लेकिन अब तेल कंपनियों को डर है कि जब तक ये जहाज किनारों पर पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद इन्हें स्टोर कहां किया जाएगा, इस तेल को कहां रखा जाएगा। सऊदी अरब से अमेरिका के लिए रवाना हुआ 31,79,74,000 लीटर कच्चा तेल भी अभी बीच समुद्र में ही फंसा हुआ है और इस तेल को कहां जमा किया जाएगा, कहां रखा जाएगा, इस पर अभी भी संशय है। तेल की कीमतों में आई इस कमी को देखकर आप लोग सोशल मीडिया पर मजाक भी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो अब कुछ हजार रुपए में बड़े बड़े ऑयल टैंक्स खरीद सकते हैं। इस तरह के मजाक आज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब 1 लीटर तेल की कीमत पानी की 1 बोतल की कीमत से भी कम हो गई है। यानी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि आज पानी महंगा है और कच्चा तेल सस्ता है। यहां तक कि कच्चा तेल खरीदना अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेने से भी सस्ता हो गया है। लेकिन यहां आपको यह समझना होगा कि अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का असर भारत में पेट्रोल या डीजल की कीमतों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी इसका आपको क्या फायदा होगा इसका। तो अब आपको बताते हैं, इसीलिए हमने पहले कह दिया आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण WTI क्रूड प्राइस के तहत होता है। WTI का मतलब है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी तेल का उत्पादन करने वाले ओपेक देश ब्रेंट क्रूड प्राइस के तहत कीमतों का निर्धारण करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में 15 देश शामिल हैं, जिनमें सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल इन्हीं ओपेक देशों से खरीदता है।
ब्रेंट क्रूड प्राइस के तहत ये देश अब भी $25 प्रति बैरल की कीमत पर कच्चा तेल बेच रहे हैं, क्योंकि इन देशों के पास अभी कुछ स्टोरेज क्षमता बाकी है। इनकी हालत अभी अमेरिका जैसी नहीं हुई है। दुनिया में 66% कच्चे तेल की कीमत ब्रेंट क्रूड प्राइस के तहत ही तय की जाती है। इसलिए अमेरिका में तेल की कीमतें गिरने का असर ज्यादातर देशों पर नहीं पड़ेगा, और इन देशों में दुर्भाग्य से भारत भी शामिल है। कुछ दिनों पहले रशिया और सऊदी अरब ने मांग कम होने के बावजूद, डिमांड कम होने के बावजूद तेल का उत्पादन बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी कमी आई थी। लेकिन अब अमेरिका के समझाने पर दोनों देशों ने अपने उत्पादन में कुछ कमी की है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की मांग बहुत कम हो गई है। और अगर ये लॉकडाउन और लंबे समय तक चलता रहा तो हो सकता है कि अमेरिका की तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आ जाए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि कीमतें कम होने के बाद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे? इसकी वजह यह है कि भारत में पेट्रोल और डीजल पर बहुत सारी तरह के टैक्स लगते हैं, और इन टैक्स में कमी करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यानी तेल के दाम कम हो भी जाएंगे तो भी सरकार टैक्स कम नहीं करेगी, और इन टैक्सेस में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही हिस्सेदारी होती है। आज जो पेट्रोल या डीजल आप खरीदते हैं वो आपको उस दाम पर मिलेगा जिस पर सरकार ने उसे 20 या 25 दिन पहले खरीदा था, क्योंकि तेल का उत्पादन करने वाले देशों से तेल भारत तक पहुंचने में इतना समय लग ही जाता है। इसलिए 20 से 25 दिन पहले के जो दाम हैं वो अप्लाई होते हैं। इसके अलावा डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की मौजूदा कीमत का असर भी पेट्रोल और डीजल के दामों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आज कच्चे तेल की कीमत $25 प्रति बैरल है तो भारत को 159 लीटर कच्चे तेल के लिए 1921 रुपए चुकाने होंगे, यानी 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत करीब 12 रुपए होगी। अब कच्चे तेल से डीजल और पेट्रोल निकालने में करीब 10 रुपए प्रति लीटर की लागत आती है। इसके बाद इसमें कई तरह के टैक्स और दूसरी लागत जुड़ जाती है, और पेट्रोल का बेसिक प्राइस करीब 22 रुपए और पेट्रोल का करीब और डीजल का करीब डीजल का 22 रुपए और पेट्रोल का करीब 26 रुपए हो जाता है। और फिर पेट्रोल पर करीब 23 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती है और डीजल पर करीब 18 रुपए 83 पैसे का उत्पाद शुल्क लगता है। इसके बाद इसमें डीलर्स का कमीशन जुड़ता है जो पेट्रोल और डीजल के मामले में अलग अलग होता है। फिर इसमें राज्य सरकारें अपना वैट और सेल्स टैक्स जोड़ती हैं। कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ाया गया था, और इन सब के बाद आपको पेट्रोल और डीजल के लिए एक मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। यानी जो पेट्रोल 22 रुपए में रिफाइनरी में तैयार हो जाता है उस पर आपको 40 रुपए से भी ज्यादा का टैक्स और ड्यूटीज चुकानी पड़ती है। कोरोना वायरस के दौर में ये टैक्स सरकार के लिए और भी जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि सस्ता तेल खरीदने से सरकार को फायदा तो हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी सरकार को काफी पैसा अभी चाहिए। और आप तो जानते हैं कि ये लॉकडाउन जो हुआ है इससे भी सरकार की हालत खराब है, तो ये पैसा आएगा कहां से? इसलिए पेट्रोल और डीजल के कारण सरकार इनकी वजह से काफी पैसा कमाती है। भारत अमेरिका से भी कच्चा तेल खरीदता है, इसलिए आपको लग सकता है कि मौके का फायदा उठाकर भारत को लगभग मुफ्त में लाखों करोड़ों लीटर कच्चा तेल अमेरिका से तुरंत खरीद लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, और वो ये कि भारत के पास भी कच्चा तेल जमा करने के लिए अब पर्याप्त स्टोरेज नहीं है। भारत के पास फिलहाल करीब 85 करोड़ लीटर कच्चा तेल जमा करने की क्षमता है, जिससे भारत की 7 से 9 दिन की जरूरत पूरी हो सकती है। हालांकि भारत एक क्षमता को बढ़ाकर 238 करोड़ लीटर करना चाहता है, लेकिन फिलहाल भारत अमेरिका में गिरती तेल की कीमतों का ज्यादा फायदा उठाने की स्थिति में है नहीं। इसलिए आपको फिलहाल अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते समय पहले जितना पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। जहाँ तक रिफाइनिंग कंपनीज हैं, रिफाइनरी सारी अपनी कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शायद बेचने में इन लोगों को समस्या आएगी, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स बंद हैं। एविएशन बंद है, पैसेंजर ट्रेन बंद हैं, रोड ट्रांसपोर्ट बंद है, तो इसकी वजह से इनको अपना प्रोडक्ट बेचने में समस्या आएगी। तो जहाँ तक कंज्यूमर का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा रिलीफ की अपेक्षा शायद इस वक्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो लो इंपोर्ट बिल की वजह से जो पैसा भारत सरकार बचाएगी उसका इस्तेमाल भारतवर्ष की जनता के लिए होगा, इकोनॉमी को उठाने के लिए होगा। कहा जाता है कि जिस देश के पास
तेल का पर्याप्त भंडार होगा, उस देश का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन आज एक महामारी ने इन दावों को खोखला साबित कर दिया है और अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े देश अपना कच्चा तेल बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के लिए तेल से बढ़कर कुछ नहीं रहा। तेल के नाम पर शुरू हुए विवाद के बाद ही 1945 में पहली और आखिरी बार किसी देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और वजह यह थी कि 1940 में अमेरिका ने जापान की आक्रमणकारी नीतियों से नाराज होकर उसे तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। जापान पूरे एशिया पर विजय हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके पास युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त तेल नहीं था। उस समय अमेरिका तेल के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक था। इसके बाद अमेरिका से बदला लेने के लिए जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में अमेरिका के 2000 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए थे और इसके बाद ही अमेरिका औपचारिक तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। जापान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने 1945 के जुलाई महीने में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। और इतना ही नहीं, 1991 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था और इस युद्ध के केंद्र में भी तेल ही था। इराक का आरोप था कि कुवैत तेल की कीमतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और तय मात्रा से ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है। जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो इराक की सेनाओं ने करीब 605 तेल के कुओं में वहां पर आग लगा दी थी। इस युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी शामिल हुए थे, आपको याद होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि तेल के उत्पादन में इराक का हिस्सा बढ़े। अगर इराक ये युद्ध जीत जाता तो दुनिया के 65% तेल उत्पादन पर इराक का कब्जा हो जाता और अमेरिका को यह मंजूर नहीं था। माना जाता है कि अमेरिका ने इस युद्ध पर करीब 4,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी तेल के लिए अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया था। लेकिन जिस तेल ने दुनिया को परमाणु युद्ध का हमला झेलने पर मजबूर कर दिया, जो तेल बड़े बड़े युद्धों की वजह बना, वो तेल आज पानी से भी सस्ता हो गया है और एक वायरस ने तेल की प्यासी दुनिया को आईना दिखा दिया है। इसलिए ये दुनिया की बहुत बड़ी गलतफहमी टूट गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में काफी कमी आई है और इसकी वजह से कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों को इस वक्त करीब 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। इन देशों में प्रमुख तौर पर सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, वेनेजुएला जैसे देश हैं। जब तक दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से पहले की स्थिति में नहीं आती, तब तक इन देशों को बहुत बड़ा नुकसान सहना होगा। लेकिन यह भारत और चीन जैसे देशों के लिए बहुत बड़ा मौका है, जो कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार देश हैं। भारत में खपत का 80% कच्चा तेल बाहर के देशों से ही खरीदा जाता है, यानी 80% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। कच्चे तेल के दाम में $1 की कमी आती है तो भारत में कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल करीब 12,000 करोड़ रुपए एक झटके में कम हो जाता है। इसलिए भारत के लिए ये पैसा बचाने का समय है और भारत जैसे देश के लिए ये घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक गलतफहमी तो ये टूटी कि दुनिया में सबसे कीमती चीज तेल है। ये गलत है। अब तेल की हालत ये हो गई है कि तेल पानी से भी सस्ता है। अब दूसरी गलतफहमी के बारे में देखिए। कई मायनों में हम किस्मत वाले हैं कि हमारा स्वभाव पश्चिम के देशों की तरह नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर नागरिक राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझते हैं। हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि देश के ऊपर कितना बड़ा संकट है। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग ही हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं। बाकी दुनिया में तो हाल ये है कि वहां पर लॉकडाउन का पालन करने की बात तो बहुत दूर, लॉकडाउन के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं जो अभी आप देख रहे हैं। आप सोचिए ये किस तरह के लोग हैं जो लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉकडाउन इन्हीं लोगों के भले के लिए लागू किया गया है जिससे कोरोना वायरस के खतरे से इन्हीं लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी कोई इलाज नहीं है। आइसोलेशन और लॉकडाउन ही इसका एकमात्र इलाज है। लेकिन अमेरिका के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें लॉकडाउन से आजादी चाहिए। अमेरिका के इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो स्टे एट होम ऑर्डर को नहीं मानेंगे और घर से बाहर जरूर निकलेंगे। अमेरिका के कई राज्यों में ऐसे प्रदर्शनकारी सड़कों पर आकर फ्रीडम ओवर फेयर और शट डाउन जैसे नारे लगाकर नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। ये ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मान रहे हैं, ना ही फेस मास्क से खुद का बचाव कर रहे हैं। सोचिए ये उस देश का हाल है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले हैं, सबसे ज्यादा मौत हुई है।
अमेरिका में संक्रमण के मामले 8 लाख तक पहुंच चुके हैं। 43,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसलिए अमेरिका के कई राज्यों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। कई राज्यों में 20 मई तक लॉकडाउन है और कई राज्यों में यह कहा गया है कि जब तक वायरस का खतरा दूर नहीं होता तब तक ऐसे ही सख्ती बनी रहेगी। हालत यह हो गई है कि लोगों को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए खुद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अमेरिका से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने स्वास्थ्य कर्मचारी आकर खड़े हो गए। ये अमेरिका के कोलोराडो की तस्वीरें हैं जहां लॉकडाउन विरोधी महिला प्रदर्शनकारी की कार का रास्ता एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने ऐसे रोक लिया। यह महिला उस कर्मचारी पर चीख रही थी कि हमें आजादी चाहिए और अगर स्वास्थ्य कर्मचारी काम पर जा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते। लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी ने इस महिला की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। आप इस वीडियो को आज देखिए। तो अमेरिका में लोग कहते हैं कि ये मेरा जीवन है, मेरी लाइफ है, ये मेरा शरीर है, मैं जो चाहे करूं, मुझे पूरी आज़ादी है। अमेरिका में 95% से ज़्यादा आबादी इस वक्त किसी न किसी तरह के लॉकडाउन में है, अपने घरों में बंद है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 40 से ज़्यादा राज्यों में लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से अमेरिका में लॉकडाउन के विरोध में लोग सड़कों पर खुलेआम निकल रहे हैं और रैलियां और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अमेरिका में एक बड़ा संकट यह भी है कि कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह के आर्थिक हालात बन रहे हैं उसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। वर्ष 1930 की महामंदी के बाद इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी अमेरिका में कभी नहीं देखी गई। इसलिए लॉकडाउन के नियम हटाकर फिर से कामकाज शुरू करने के लिए लोग अब लगातार दबाव बना रहे हैं। Well, what brings me out here today is I really feel that our governor is overstepping his authority on this shutdown proclamation, and he's really hurting our economy. And I really think it's unfortunate that a lot of our businesses in the state are unable to operate. I think it's concerned. I'm concerned, but it's been politicized. This is a tool now. This is a tool to keep us at home and on house arrest. We're not on house arrest. We've been asked to social distance. We can wear our mask. We can stay distance from people. I'm not on house arrest. I refuse. I walk out of my house now. Our best defense is a healthy immune system, and I take care of my body. I eat the right food. I take vitamins. I drink the right water. Vitamin D, vitamin C, it's been proven already. So we have everything that we need. We don't need a vaccine. You know, my body, my choice. I take care of myself. I should be able to have the freedoms to go out and do my work, my business, my job, take care of my family. तो आजादी क्या होती है अमेरिका के लोगों को अब समझ में आ रहा है। जिस आजादी को हम बड़े हल्के में लेते हैं, जिस आजादी को हम समझते हैं कि ये तो मुफ्त में मिल जाती है, वो लोगों को अब समझ में आ रहा है। अमेरिका में पूरा जीवन ही अर्थव्यवस्था पर आधारित है। वहां पर अर्थव्यवस्था पहले है और जिंदगी बाद में है। अमेरिका में अर्थव्यवस्था रुकने का मतलब होता है कि जीवन का रुक जाना। इसलिए लॉकडाउन हटाने या न हटाने के मुद्दे पर अमेरिका की अंदरूनी राजनीति भी इस समय बहुत सक्रिय हो गई है। ये एक राजनीति का बहुत बड़ा विषय बन गया है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और इन राज्यों का शासन वहां के चुने हुए गवर्नर्स के पास होता है और केंद्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति पूरा शासन देखता है। इसलिए इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इसी कारण से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अपने विरोधी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर वाले राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते इन राज्यों के गवर्नर्स के खिलाफ कहा था कि इन राज्यों में लॉकडाउन के नियम बहुत सख्त हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने का प्लान भी बनाया था और 1 मई के बाद अर्थव्यवस्था फिर से शुरू करने के उन्होंने संकेत दिए थे। लेकिन लॉकडाउन के नियमों में रियायत देने या ना देने का फैसला अमेरिका में उन राज्यों के गवर्नर्स के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप भी इस पर काफी राजनीति कर रहे हैं। हमने आपको अमेरिका की तस्वीर दिखाई, दूसरे कई देशों से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं लॉकडाउन के खिलाफ। ब्राजील में खुद वहां के राष्ट्रपति लॉकडाउन के विरोध प्रदर्शन में हैं
और लॉकडाउन विरोधी रैलियों में राष्ट्रपति खुद शामिल हो रहे हैं। एक ऐसी ही रैली में वो समर्थकों के बीच बिना फेस मास्क लगाए पहुंच गए। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को बंद करने के पक्ष में नहीं है। इसके लिए वो ब्राजील के राज्यों के गवर्नर्स की लगातार आलोचना कर रहे हैं कि लॉकडाउन को हटाया जाए। लॉकडाउन का फैसला ब्राजील में वहां की संसद और सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनों में संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है और उन्हें बंद करने की बात कही जा रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति तो पहले ही कोरोना को कोई बड़ा खतरा मान नहीं रहे हैं और इसे वो सामान्य फ्लू की तरह बता चुके हैं, जबकि लैटिन अमेरिका के देशों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा नए मामले ब्राजील में ही आए हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस के 40,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 2,500 से भी ज्यादा लोगों की वहां मौत हो चुकी है। यही हाल रशिया में है। यहां कई शहरों में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी लॉकडाउन को हटाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उद्योग बंद होने से नौकरियां चली गई, आम लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही और ऐसे में वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे। रशिया में कोरोना वायरस के मामले अचानक से बढ़े हैं और इसका आंकड़ा वहां 50,000 के पार पहुंच गया है। इसी तरह कोलंबिया में लोग लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनका जीवन संकट में है, उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। कोलंबिया में 11 मई तक लॉकडाउन है। वहां पर वायरस के करीब 4,000 मामले हैं और करीब 200 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। कोरोना वायरस का संकट पूरी दुनिया में आया है, लेकिन इस संकट के बीच जिस तरह की राजनीति देखने को मिली है उसके सबसे बड़े उदाहरण अमेरिका और ब्राजील जैसे देश हैं। हमने आपको इन देशों की तस्वीरें आज दिखाई। इस राजनीति की वजह से ही इन देशों में कोरोना वायरस की वजह से बड़ा संकट आया है, क्योंकि वहां पर आपस में नेताओं के बीच जो राजनीति चल रही है, अलग अलग राज्यों के जो गवर्नर्स हैं और जो वहां की केंद्रीय सरकार है उनके बीच में जो राजनीति चल रही है, उसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। आपने हमारे देश में भी देखा होगा, हमारे देश में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। कुछ सरकारें केंद्र सरकार का साथ दे रही हैं, कुछ सरकारें केंद्र सरकार का साथ नहीं दे रही हैं और इसी को राजनीति कहते हैं। भारत को भी इस राजनीति का काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से काम करेंगी तो। लेकिन इस समय देशों को एक होकर बिना राजनीति के काम करना चाहिए और ऐसे बहुत सारे देश हैं, हम आपको उनके नाम भी बताएंगे, जहां पर कोई राजनीति नहीं है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं हुई। चीन का उदाहरण भी आप ले सकते हैं, क्योंकि चीन में तो राजनीति करना संभव ही नहीं है। चीन ने भी काफी हद तक इस वायरस को कंट्रोल करके रखा। सिंगापुर जैसा देश, वहां पर भी इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं हुई। फिनलैंड जैसे जो देश हैं, वहां पर भी पूरा देश एक हो गया और उन्होंने इस पर राजनीति नहीं की। यानी जिन देशों में ज्यादा विरोधी दल हैं वहां पर ज्यादा राजनीति हुई है और इसीलिए जनता को नुकसान हुआ है। और यहां से आपको जो सीखना है वो ये कि दुनिया भर के देशों में लोगों को यह समझ में आ गया है कि आजादी ही सबसे कीमती चीज है। और यहां तो इनको किसी जेल में नहीं डाला गया है, ये सारे लोग अपने ही घरों में हैं, अपने अपने परिवारों के साथ हैं। सरकार ने इनसे सिर्फ 1 महीना या बहुत ज्यादा हुआ तो 2 महीने का समय मांगा है, लेकिन ये 1 महीना भी ये लोग अपने घरों में रहने के लिए तैयार नहीं है। आजादी इतनी प्यारी होती है इंसान को, ये बात शायद इस कोरोना वायरस के बाद लोगों को पहली बार पता चली है। आजादी को हम मुफ्त की चीज इससे पहले समझा करते थे। तो एक बड़ी बात है, पहली गलतफहमी तेल वाली जो टूट गई और दूसरी गलतफहमी है आजादी की, वो भी अब टूट रही है। अब आपको यह समझना चाहिए कि लॉकडाउन से जुड़ी आजादी कैसे आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। जो देश अपने यहां लॉकडाउन हटा रहे हैं या लॉकडाउन हटाने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें इस जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे लेकर एक बहुत बड़ी और बहुत सख्त चेतावनी दी है। असल में जो पश्चिमी देश हैं और हमारा जो देश है, उनमें एक बुनियादी फर्क है उनकी सोच में। ये सारे पश्चिमी देश अर्थव्यवस्था को ज्यादा महत्व देते हैं और इंसान के जीवन को कम, और वहां पर इंसान का जो जीवन है वो पूरा की पूरा अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसलिए अगर उनके पास विकल्प हो तो वो पहले अर्थव्यवस्था को बचाएंगे और बाद में जीवन को बचाएंगे। हमारे देश में, जैसा कि G20 देशों की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था, हमारे देश में पहले जीवन को बचाना है और फिर अर्थव्यवस्था को बचाना है। और इसीलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जान है
तो जहान है। इसलिए इसका मतलब कि जान को बचाना जरूरी है, जहान तो बाद में आ ही जाएगा। और फिर जब उन्होंने अगली बार अपना संदेश दिया तो कहा जान भी और जहान भी। इसका मतलब है हम जीवन भी बचाएंगे और हम अर्थव्यवस्था को भी बचाएंगे। लेकिन पश्चिम के जो देश हैं और वहां के जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में सोच रहे हैं, उद्योग के बारे में सोच रहे हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वहां अगर अर्थव्यवस्था ना चले तो इंसान अपने जीवन का कोई महत्व समझता ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया का सबसे बुरा वक्त अभी आना बाकी है। लोग सोच रहे हैं कि बुरा वक्त आ चुका है या आकर जा चुका है, लेकिन WHO कह रहा है कि अभी बुरा वक्त आना बाकी है। WHO के मुताबिक अभी प्रतिबंधों में रियायत देने का वक्त नहीं है, क्योंकि इससे वायरस के फिर से बड़ा हमला करने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी यह वायरस फिर से आ जाएगा। WHO के प्रमुख पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अब कोरोना वायरस अफ्रीका के देशों में भी तेजी से फैल सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकारों को अभी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत सजग रहना होगा। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को धीरे धीरे ही हटाना होगा, जिससे लोग भी स्वस्थ रहें और अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। WHO ने यह भी कहा है कि हमें भविष्य के लिए नए तौर तरीके वाला जीवन जीने की तैयारी कर लेनी चाहिए, यानी अपनी जीवन शैली में अब हमें बदलाव लाने चाहिए। क्योंकि दुनिया अब जैसे पहले हुआ करती थी कोरोना वायरस से पहले, वैसी दुनिया अब कभी नहीं होने वाली है। और कई स्टडीज तो ये भी कह रही हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो बात है, इसको अभी हमें कई साल तक इसका पालन करना होगा, क्योंकि ये वायरस जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक ये वापस आ सकता है। तो दुनिया के बहुत सारे देशों के बारे में हमने आपको बता दिया, वहां नियम तोड़े जा रहे हैं। तो भारत में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी ऐसे लोग हैं जो इस खतरे को समझना नहीं चाहते। अब भी वो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने साथ दूसरों के जिंदगी को भी संकट में डाल रहे हैं। आज हम इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में लोगों की सुविधा के लिए नियमों में कुछ ढील दी गई तो वहां पहुंचने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम भूल गए। कल तक इस मंडी में दिन के कुछ घंटे ही फल और सब्जियों की बिक्री होती थी, कुछ घंटों के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने आज से इस अनाज मंडी को 24 घंटों के लिए खोल दिया, ताकि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आए, लोगों के काम धीरे धीरे चलने लगे। और इसके साथ ही यह नियम बनाया गया कि हर 4 घंटे में सिर्फ 1000 लोगों को ही मंडी में जाने के लिए टोकन दिया जाएगा। लेकिन नए नियम के बारे में पता चलने पर लोगों की भीड़ मंडी तक पहुंचने लगी और ऐसे में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों ने बंद कर दिया। इसी तरह देश के दूसरे शहरों में भी सब्जी मंडियों में पहुंचे लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया। देश के कुछ इलाकों में बैंकों के सामने भी लोगों की भारी भीड़ ऐसे देखी गई। ऐसा एक अफवाह की वजह से हुआ। कई जगह ये अफवाह फैल रही है कि सरकार जरूरतमंद लोगों के बैंक खाते में मदद के लिए जो पैसा भेज रही है वो अगर निकाले नहीं गए, यानी वो पैसा अगर नहीं निकाला गया तो सरकार उस पैसे को वापस ले लेगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं ये खबर बिल्कुल गलत है, ये खबर बिल्कुल झूठ है, ये फेक न्यूज़ है। आपका पैसा आपके बैंक खाते से सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, कोई और नहीं निकाल सकता। और आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, जब आपको समय मिले, फुर्सत मिले, आप तब पैसा निकाल सकते हैं। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, सरकार इसे वापस नहीं लेगी। नियमों को सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से होता है जो घूमने के लिए अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं या फिर गैर जरूरी काम के लिए बाहर टहलते हैं। ऐसे लोग आदत से मजबूर हैं, बार बार समझाने पर भी मानते नहीं, इसलिए पुलिस इनसे अब दूसरे तरीके से निपट रही है। हम चाहते हैं आप ऐसी गलती कभी ना करें। खास बात यह है कि ऐसे लोगों की वजह से उन लोगों को भी परेशानी होती है जो जरूरी काम से बाहर निकलते हैं। मेडिकल इमरजेंसी है, इसके लिए सिर्फ अटेंडेंट और ये भीड़ भाड़ कोई नहीं जाएगी। गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर सुबह से ही गाड़ियों की लंबी लाइन लगने लगी। गाजियाबाद प्रशासन के आदेश के बाद यहां से सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही आने जाने की इजाजत थी। यही वजह है कि पुलिस यहां लोगों को जांच के लिए रोक रही थी। डायलिसिस के लिए जा रहा हूं, उसके लिए भी मुझे परमिशन बहुत मुश्किल से नहीं दी जा रही। देखिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डॉक्टर साहब से बात करवा ली, अपोलो बात करवा दी है, फिर भी जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। कब से जाम में फंसे हुए हैं? पिछले 1 घंटे से ज्यादा हो गए। तो कोई पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी आपको? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं।
दिल्ली की आजादपुर मंडी में उमड़ी भीड़ को देखकर लग ही नहीं रहा था कि देश में लॉकडाउन है। मंडी खुलते ही यहां आम दिनों की तरह लोग पहुंचने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग के किसी नियम का पालन नहीं किया गया। राजस्थान के चूरू में एक बैंक के आगे करीब 500 महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हो गईं। यहां अफवाह फैल गई थी कि बैंक खाते में सरकार की तरफ से डाली गई रकम नहीं निकाली गई तो ये पैसे वापस हो जाएंगे। प्रशासन की अपील के बाद भी ये भीड़ बैंक के बाहर देर तक खड़ी रही। मास्क पहनो, अगर मास्क नहीं है तो कपड़ा लो। पंजाब के भटिंडा में लॉकडाउन तोड़ने वालों से समाज सेवा कराई गई। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्ती नहीं की गई, बल्कि उनसे शहर में सफाई करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में बिना मास्क लगाए सड़क पर घूम रहे लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बिना मास्क के हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। बिहार के मधुबनी में लॉकडाउन के दौरान सड़क पर बिना वजह घूमते लोग पकड़े गए और प्रशासन ने उन्हें अपने अंदाज में सबक भी सिखाया। इसी तरह इंदौर में भी लॉकडाउन तोड़ने वालों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना पड़ा। पहुंच गया, शाबाश कर सकता है तू। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ। हमारे लिए तुम सब धरती वासियों के लिए हमारी पुलिस शहादत दे रही है। क्या उनका परिवार नहीं है? लुधियाना में नियम तोड़कर बाहर निकलने वालों को समझाने के लिए स्वयं यमराज को आना पड़ा। एक एनजीओ की पहल पर जनता को जीवन का मोल समझाने की ये खास व्यवस्था की गई। प्यार है या नहीं है? तो फिर घर से बाहर क्यों निकल रहे हो? जी महाराज, इस बात को इन लोगों ने मजाक बना रखा है। जिंदगी और मौत का सवाल है। कोरोना वायरस आज पूरी जिंदगी नहीं, पूरी दुनिया कपकपा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला याद दिलाने के लिए नाटक मंडली के कलाकारों को यमराज और चित्रगुप्त बनकर सड़क पर उतरना पड़ा। मैं यमराज, कोरोना मेरा दूत है और उसे मौत का छूट है। मध्य प्रदेश के मंडला में कई लोग इस गलतफहमी में सड़क पर उतर आए कि लॉकडाउन हटा लिया गया है और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। महाराष्ट्र के सांगली में फल मंडी में आम खरीदने वालों की भीड़ उमड़ आई, जिसके बाद पुलिस को मंडी बंद करनी पड़ी। बिहार की राजधानी पटना में लॉकडाउन को भूलकर लोग सब्जी खरीदते दिखे। पुलिस की मौजूदगी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में सुबह की सैर पर निकले लोगों की आरती उतारी गई। प्रशासन ने ऐसे लोगों से दोबारा घर से बाहर न निकलने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ लोग सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं तोड़ते, बल्कि लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का मनोबल भी तोड़ देते हैं। और ये स्थिति तब और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ऐसे काम जिम्मेदार पदों पर बैठे उच्च सरकारी अधिकारी करते हैं। ऐसी एक तस्वीर आई है बिहार के अररिया से। इस वीडियो में वर्दी पहने जो व्यक्ति उठक बैठक कर रहा है वो होमगार्ड का जवान है। गणेश लाल नाम के इस बुजुर्ग कर्मचारी को कान पकड़कर उठक बैठक कराने वाला जो व्यक्ति है ये खुद भी एक सरकारी अधिकारी है। पहले आप पूरा वीडियो देखिए और फिर हम इसके बारे में आपको बताएंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ का इंचार्ज हो। अभी 12 बजे से हम लोग का VC बंद हो गया, कैंसिल हो गया। तो आज एक मामला तो अभी अंदर आता। कहानी संक्षेप में ऐसी है कि होमगार्ड का जवान गणेश लाल लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। 2 दिन पहले गणेश लाल ने कृषि विभाग की एक गाड़ी को रोककर उसके अंदर बैठे सरकारी कर्मचारी से पास मांग लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पास नहीं होने पर उस कर्मचारी को आइडेंटिटी कार्ड देखकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद ये सरकारी कर्मचारी अपने अफसर को लेकर दोबारा उसी होमगार्ड के पास पहुंचा और इसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। इस होमगार्ड को सजा दी गई। सजा किस बात की? ईमानदारी से अपना काम करने की। अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार इस बात से क्रोधित हैं, गुस्से में हैं कि इस होमगार्ड ने उनके कर्मचारी को रोकने की हिम्मत कैसे की
और तो और इस होमगार्ड को वहां मौजूद पुलिस अधिकारी भी यही बता रहा है कि उसे इतने सीनियर अफसर की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अब ये जो होमगार्ड हैं, इनकी उम्र 55 साल है। 55 साल के एक होमगार्ड को इस तरह खुलेआम उसका अपमान करना, उसकी बेइज्जती करना और इस चीज के लिए अपमान करना कि वो व्यक्ति सम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था, कितनी गलत बात है। और इस तस्वीर को जो लोग भी देख रहे होंगे, जो इस कोरोना संकट में पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, अब आप सोचिए उनका मनोबल कितना गिर जाएगा जब वो इस तस्वीर को देखेंगे। लेकिन हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे निष्ठावान लोगों की इज्जत होनी चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। और दूसरे जो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हैं जो इन्हें सजा दे रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। यहां तो बल्कि स्थिति यह है कि अगर इस व्यक्ति ने 55 साल के इस होमगार्ड ने कोई गलती कर भी दी तो भी उसे सजा देने का ये कोई तरीका नहीं है। इस मामले में अब जांच हो रही है और राज्य के कृषि मंत्री कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। हमारे देश में अक्सर सड़क पर अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने वाले लोग ऐसे दिख जाते हैं। ऐसे लोग अपना परिचय अपने आई कार्ड के जरिए नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह हमारे देश की कल्चर बनती जा रही है। इस अधिकारी की परेशानी भी यही है, ये भी उसी कल्चर से आता है। इसे लगता है कि लॉकडाउन में जो नियम बनाए गए हैं वो सिर्फ आम जनता के लिए हैं, बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए नहीं। देश के नेता, अफसर और कई रसूखदार लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि वो अपनी ताकत के बल पर कानून को जब चाहे तोड़ सकते हैं, लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक है। और इस खबर पर ताज़ा अपडेट ये है और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि ये जो सरकारी कर्मचारी है जो इस तरीके से इस होमगार्ड को सजा दे रहा है, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई कर ली है और हमें आपको ये खबर देते हुए बहुत संतोष हो रहा है, खुशी हो रही है कि इस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हुआ है। और इस होमगार्ड को हम चाहते हैं कि इसका पूरा सम्मान होना चाहिए और ऐसे जितने भी ईमानदार और निष्ठावान लोग हैं जो इस संकट की घड़ी में भी अपना काम ठीक से कर रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। अब हम यहां पर 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किस देश के नेता की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है। आप जानते हैं इस समय जो लड़ाई चल रही है, हर देश का जो नेता है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो अपने अपने तरीके से इस संकट की घड़ी में अपने देश के लोगों की मदद कर रहा है। सबकी रणनीति अलग है, सबके सोचने समझने का तरीका अलग है। तो ऐसे में यह पता लगेगा कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, कौन नेता कितना असरदार रहा और किस देश के नेता को वहां की जनता सराह रही है, तारीफ कर रही है और किस नेता के सबसे ज्यादा नंबर कटे हैं। जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बहुत आलोचना हो रही है। इसी तरह जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनकी भी आलोचना अपने देश में भी हो रही है, लेकिन बाहर के देशों में भी उनकी आलोचना हो रही है। तो सारे नेताओं की एक रैंकिंग आई है इस संकट की घड़ी में। किस नेता की रैंकिंग क्या है, ये हम आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे। और आपको दिखाएं तो सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9.
नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो मैं ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA. अब आपको एक बिल्कुल नई खबर बताते हैं। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने अब से थोड़ी देर पहले एक ग्लोबल रेटिंग जारी की है। यह रेटिंग कोरोना वायरस के संकट के बीच दुनिया भर के नेताओं के काम करने की क्षमता और उन पर लोगों के भरोसे को ध्यान में रखकर जारी की गई है। इस रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को दुनिया भर के बाकी सभी नेताओं से ऊपर रखा गया है, नंबर 1 पर रखा गया है। इस रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68 अप्रूवल पॉइंट्स के साथ दुनिया में पहले नंबर पर हैं, 68 अप्रूवल पॉइंट्स के साथ, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 अप्रूवल रेटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। यानी उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो माइनस में चली गई है, -3 है। इस रेटिंग के लिए 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक लोगों से दुनिया के दूसरे नेताओं से संबंधित सवाल पूछे गए थे, मसलन कि इस संकट की घड़ी में किस नेता ने कैसा काम किया है, किस नेता पर उन्हें कितना भरोसा है और किस नेता की रणनीति उन्हें पसंद आई। और हर रोज औसतन 447 इंटरव्यू लिए गए। 1 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेटिंग पॉइंट 62 था, 62, जबकि 14 अप्रैल आते आते यह स्कोर 62 से बढ़कर 68 हो गया। इसी पैमाने पर 1 जनवरी को ट्रंप की रेटिंग -10 थी और 14 अप्रैल तक वो -3 पर पहुंची है। तो यहां पर हमने आपको एक ग्राफ के जरिए भी ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। उनकी लीडरशिप को पूरी दुनिया ने पहचाना है। और एक खास बात यह है कि इस समय ये जो कोरोना वायरस का जो संकट काल है, इस समय पूरी दुनिया में जो एक लीडरशिप होनी चाहिए, एक ग्लोबल लीडरशिप, उसकी कमी पूरी दुनिया के लोगों को महसूस हुई है। यानी आज विश्व में एक भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसे आप ग्लोबल लीडर कह सकें, जो इस समय संकट की घड़ी में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके। इससे पहले हम सोचते रहे हैं कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, वो ही पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, लेकिन इस बार अमेरिका की हालत सबसे खराब है। तो लोगों की अमेरिका के प्रति जो गलतफहमी है वो भी काफी हद तक टूटी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हो रही है पूरी दुनिया में। उनकी जो छवि थी
वो कमजोर हुई है। इसी तरह वो सबसे शक्तिशाली नेता माने जाते हैं दुनिया के, इसलिए उनके पॉइंट्स कटे हैं। दूसरे शक्तिशाली नेता माने जाते हैं शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। उनके भी पॉइंट्स इस बार कटे हैं क्योंकि चीन विवादों के घेरे में है। पूरे दुनिया के देश चीन से सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि चीन ने झूठ बोला है, जानकारियों को छुपाया है। अब शी जिनपिंग अपने अंदर की जो उनकी घरेलू राजनीति है वहां पर भी उन पर सवाल उठ रहे हैं, अंदरूनी बंद कमरे में जो बैठक होती है। इसलिए शी जिनपिंग के भी इस बार नंबर कटे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब शी जिनपिंग पहले से कमजोर हुए हैं इस विवाद के बाद और राष्ट्रपति ट्रंप भी पहले से कमजोर हुए हैं, तो दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा? इसका मतलब यह है कि एक बहुत खाली स्थान है ऊपर शीर्ष पर, एक स्पेस है, एक वैक्यूम है जिसे भरा जाना चाहिए, और वो वैक्यूम, उस जगह को एक नया नेता भर सकता है। वो नया नेता कौन होगा ये तो दुनिया में अब कुछ और दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन किसी भी नए नेता के लिए और किसी भी नए देश के लिए या कुछ देशों के गठबंधन के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है दुनिया की लीडरशिप को बदलने का। इसलिए भारत जैसा देश भी कोशिश कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी कोशिश कर सकते हैं कि वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए और इस स्पेस को, इस जगह को वो भर सकते हैं। अगर एक देश नहीं भर सकता तो कई देश मिलकर भर सकते हैं, जैसे भारत, जापान, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ऐसे जो देश, क्योंकि यूरोपियन जो देश हैं वो अब बहुत कमजोर हो चुके हैं। यूरोप अब इस दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता खो चुका है, यूरोपियन यूनियन में वो ताकत नहीं रही। इसलिए तीसरी दुनिया का कोई देश और तीसरी दुनिया का कोई नेता ही ये काम कर सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में आप हैरान मत होइएगा अगर आपको पूरी दुनिया में एक नई लीडरशिप देखने को मिले जो कि अमेरिका और चीन से बाहर की हो। जिस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया अभी संकट में है, उस कोरोना वायरस का सच चीन ने समय रहते अगर बता दिया होता तो आज दुनिया पर इतना बड़ा खतरा ना होता। लेकिन सच को छुपाने की चीन की पुरानी आदत रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि झूठ बोलना चीन के डीएनए में है। आज हम आपको 31 वर्ष पहले की उस ऐतिहासिक घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में चीन हमेशा दुनिया भर से झूठ बोलता आया है। 31 साल पहले वर्ष 1989 में आज ही के दिन चीन में बीजिंग शहर के तियाननमेन स्क्वायर पर करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र थे जो चीन में लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, आजादी की मांग कर रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का विरोध कर रहे थे। तब चीन की सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों के सामने सेना के टैंक उतार दिए थे। इस पूरे आंदोलन की एक तस्वीर पूरी दुनिया में तब बहुत मशहूर हुई थी और ये एक व्यक्ति की तस्वीर थी। एक व्यक्ति था जो ठीक टैंक के सामने आकर खड़ा हो गया था। इस छात्र को पूरी दुनिया में टैंक मैन कहा जाता है। अकेले दम पर ये इतने सारे टैंक्स के सामने आकर खड़ा हो गया था। तब चीन की सरकार ने सेना को साफ आदेश दिया था कि हर हाल में इस आंदोलन को रोकना है, इसे कुचलना है। बड़ी निर्ममता के साथ चीन ने अपने छात्रों के इस आंदोलन को कुचल दिया था और तब चीन ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि इस विरोध प्रदर्शन में 200 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन बाद में कई दस्तावेजों से यह साबित हुआ कि 1989 के इस विरोध प्रदर्शन में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। आज भी चीन यही कर रहा है। हमने आपको बताया था चीन ने वुहान शहर में कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा अचानक 50% तक बढ़ा दिया। इस पर चीन ने यह कहा था कि उस वक्त कई मामलों में के बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए नया आंकड़ा जारी करना पड़ा। लेकिन सब जानते हैं चीन से सच निकालना, सच्ची खबर को बाहर लाना बहुत मुश्किल काम है। आधिकारिक तौर पर चीन में कोरोना वायरस से करीब 4,500 लोगों की ही मौत हुई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन में 40,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि चीन के आंकड़ों पर उन्हें विश्वास नहीं है। सच्चाई यह है कि चीन ने कोरोना वायरस पर सिर्फ मौत का आंकड़ा ही नहीं बल्कि वायरस का भी एक बड़ा सच दुनिया से छुपाया है और अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि वायरस वुहान में फैला कैसे। इसलिए जो भी आज हमने आपको बताया वो इसलिए करके ये बताया कि चीन की ये बड़ी पुरानी आदत रही है। चीन के डीएनए में ये शामिल है कि चीन सच को बाहर कभी आने नहीं देता, चीन सही जानकारी कभी भी दुनिया को देता नहीं। और जिस आज़ादी की हम बात कर रहे थे, जिसके लिए पूरी दुनिया के लोग अब तड़प रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दुनिया के लोग जो बाकी देशों में हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि वो कम से कम अपने घरों के बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं। लेकिन चीन में
इस बात की भी आजादी नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देश इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ है एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना, लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में सोशल मीडिया लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहा है, क्योंकि इससे वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया की सबसे बड़ी कमी यह है कि यहां हर कोई वायरल होना चाहता है। इस वायरस के दौर में हर कोई वायरल होना चाहता है, यानी सोशल मीडिया पर आप वायरस से तो बच सकते हैं, लेकिन वायरल होने की जो महत्वाकांक्षा है उससे बचना बड़ा मुश्किल है। वायरस से संक्रमित होने पर आपकी जान जाने की आशंका तो बहुत कम है, लेकिन वायरल होने का नशा आपकी जान जरूर ले सकता है। दिल्ली के पास नोएडा में एक 18 साल के लड़के ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर मनचाहे लाइक्स नहीं मिल रहे थे। लॉकडाउन के दौरान ये युवक लगातार टिकटॉक पर अपने वीडियोस बनाता था और पोस्ट करता था, लेकिन लाइक्स की संख्या कम होने की वजह से वो लगातार परेशान रहने लगा और निराश होकर आखिरकार इस लड़के ने आत्महत्या कर ली। यानी लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या न बढ़ने से 18 साल का लड़का हीन भावना का शिकार हो गया और इसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। इसलिए सबसे पहले आप ये सुनिए कि इस घटना पर आत्महत्या करने वाले युवक के पिता, पड़ोसियों और पुलिस ने हमें क्या बताया। उस दिन सुबह 9-10 बजे करीब वीडियो करने के लिए गया था, टिकटॉक कर रहा था, पता नहीं कहाँ गया था, तो 2 घंटा हो गया था। एक तो लॉकडाउन में कहीं नहीं जाता था, घर पे रहते थे, तो वहाँ से वो आया सिर्फ 12-1 बजे करीब आया। शाम के टाइम टीवी बन गए, मैं मार्केट जा रहा था, बेटा यहाँ रहना घर पे, मैं आ रहा हूँ, बस इतनी से सब तो पूछ रहा था, सबको कोई करा दे, वो परेशान था, बस इतनी और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। किसी से आके देख रहा हूँ, शाम को वजू बना रहा हूँ, जाके घर पे देख रहा हूँ, उठा रहा हूँ तो जाके देख रहा हूँ खुल ही नहीं रहा, गेट खुल ही नहीं रहा। जब पर्दा हटा के देख रहा हूँ तो ये फंसी लगा दिया। परेशान रहता था, सब बच्चे को पकड़ता था, तो बच्चे सब कहते थे लॉकडाउन में मैं नहीं जाऊंगा, पुलिस वाला मारेंगे। हाँ, हमारे लड़कों को भी बुला के ले जाता था। हमारे लड़का मैंने मना कर, लॉकडाउन चल रहा है, मत जाना बेटा, क्योंकि बाहर जाएगा तो पुलिस वाला मारेगा। वीडियो पे लाइक्स नहीं मिलते तो उसके लिए क्या करता था? बहुत गुस्सा रहता था, पूरे दिन बिल्कुल मन में गुस्सा रखता था। घर वालों से और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये टिकटॉक वीडियो बना रहा था और संभवतः उस टिकटॉक वीडियोस की लाइक्स नहीं मिल रही थी, तो उससे बड़ा परेशान था। उसने इस परेशानी को अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से शेयर किया था और उसी के चलते संभवतः उसने ये कदम उठाया। और उसके फादर ने ये चीज़ लिख करके भी दी थाने में, कि जो उसने सूचना थाने में दी उसमें लिखा हुआ था कि टिकटॉक वीडियो बनाया था, उस पर लाइकिंग्स नहीं मिलने के कारण डिप्रेशन में था और संभवतः उसी के चलते इसने इस तरह का कदम उठाया है। एक जमाना था जब बच्चों में ये हीन भावना अमीरी और गरीबी की वजह से आती थी। आपको याद होगा एक ज़माना होता था कि जब बच्चे स्कूल में जाते थे तो अमीरी और गरीबी को लेकर हीन भावना आ जाती थी। फिर जैसे जैसे मध्यम वर्ग का उदय हुआ, इसकी जगह परीक्षा में मिलने वाले नंबर्स ने ले ली। दूसरे बच्चों के मुकाबले ज़्यादा नंबर्स लाना ही सफल और बेहतर होने की पहचान बन गया। यानी पहले ये होता था जो अमीर बच्चा होता था और जो गरीब बच्चा होता था, ये पहचान बन जाती थी दोनों की। उसके बाद कंपटीशन बढ़ा, किसके ज़्यादा नंबर आए और किसके कम नंबर आए। जिसके कम नंबर आते थे वो बच्चा अपने आप को समझता था कि वो पीछे रह गया, समाज भी उसे हीन भावना से देखता था। इसके बाद शिक्षाविदों की पहल पर इस परंपरा को भी बदल दिया गया, कोशिश हुई और फिर ये कहा गया कि बच्चों को ये बताया ही ना जाए। इसलिए आपने देखा होगा अब स्कूल में नंबर नहीं बताते बल्कि ग्रेड्स बताते हैं, क्योंकि नंबरों को अब धीरे 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 सिस्टम से बाहर किया जा रहा है और कोशिश ये हो रही है कि हर बच्चा क्लास में बराबरी से शामिल हो और किसी बच्चे को यह ना पता चले कि कौन बच्चे के नंबर ज्यादा हैं और किसके नंबर कम हैं। यहां से भी अब लेकिन बात आगे निकल चुकी है। अब सोशल मीडिया पर पहचान बनाना सफलता की नई पहचान बन गया है और अब आजकल के जो युवा हैं, यहां तक कि बड़े लोग भी सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या को लेकर दबाव में रहते हैं। इसलिए आज हम अपने विश्लेषण के जरिए यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स ही आपकी प्रतिभा का असली प्रमाण है। सफलता हासिल करने से ज्यादा जरूरी है उसे संभाल कर रखना, लेकिन कई बार यह बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सफलता अपने साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लेकर आती है। सोशल मीडिया पर हासिल सफलता को कायम रखना तो और भी मुश्किल काम है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में आपकी छवि बनने या बिगड़ने में पल भर का समय लगता है। जो युवा
सोशल मीडिया पर सफल नहीं हो पाते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें सफलता मिलती है उनके लिए भी कई बार मुश्किलें कम नहीं होती। लोकप्रिय हो जाने के बाद कई बार युवाओं का सामना ट्रोलिंग से होता है या साइबर बुलिंग से होता है, यानी इन्हें सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तंग किया जाने लगता है। इन पर शारीरिक टिप्पणियां की जाती हैं, इनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग होता है और इस दबाव में आकर ये युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार आत्महत्या भी ये लोग कर लेते हैं। पिछले वर्ष ऐसी ही परिस्थितियों में दक्षिण कोरिया के 3 बड़े के पॉप स्टार्स की जान चली गई थी और माना गया था कि इन पॉप स्टार्स ने साइबर बुलिंग से तंग आकर आत्महत्या की थी। आप इसे सोशल मीडिया पर होने वाली मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं। लेकिन इस साइबर मॉब लिंचिंग का शिकार सिर्फ दक्षिण कोरिया के युवा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के युवा हो रहे हैं, जिनमें भारत के युवा भी हैं। वर्ष 2018 में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत के बच्चे सबसे ज्यादा साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है और तीसरे नंबर पर अमेरिका। साइबर बुलिंग उसे कहा जाता है जब कोई इंटरनेट की मदद से आपको परेशान करता है या धमकाता है, यानी सोशल मीडिया एक ऐसी दोधारी तलवार की तरह है जहां आप सफल होकर भी कई बार हिंसा का शिकार हो जाते हैं, तो कई बार मनचाही सफलता न मिलने पर आपको निराशा और हताशा होती है। इसलिए जरूरी यह है कि आप सफल या असफल होने की परवाह बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ अपना कर्म करें, काम करें, और अगर आप रचनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं, आपके अंदर हुनर है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम युवाओं को भी यही कहेंगे और बड़ों को भी यही कहेंगे कि आपको जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, अपने विचार डालने हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, आप जरूर लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन बार बार अपने मोबाइल फोन को देखकर ये तय करने की कोशिश ना करें, ये चेक करने की कोशिश ना करें कि अब आपको कितने लाइक्स मिले हैं, कितने रीट्वीट्स मिले हैं आपको और कितने आपके फॉलोअर्स बने हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने वाले बच्चों में डिप्रेशन या अवसाद का खतरा ज्यादा होता है। जो बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर रोज 3 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं, उनमें डिप्रेशन के अलावा दूसरी परेशानियां भी होती हैं, मानसिक परेशानियां। ऐसे बच्चे आक्रामक हो जाते हैं और समाज में घुल मिलकर रहने में उन्हें परेशानी होती है। सोशल मीडिया पर रोज 6 घंटे से ज्यादा समय बिताने वाले बच्चों में ऐसी मानसिक समस्या का खतरा दूसरे बच्चों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होता है। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन के दौरान आपके लिए भी समय काटना मुश्किल हो। अगर आप इसके लिए खुद को सोशल मीडिया पर व्यस्त रखते हैं, ऐसे में आप अपने परिवार के बच्चों को भी एकदम से सोशल मीडिया से अलग नहीं रख सकते, लेकिन आप बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का संतुलित इस्तेमाल करने में ही आप सबकी भलाई है। सोशल मीडिया पर रहिए, लेकिन कंट्रोल में, लिमिट में। 2 गलतफहमियां हम आपको बता चुके हैं जो लोगों की टूट रही हैं। अब तीसरी गलतफहमी कौन सी टूट रही है, ये देखिए। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें आजकल आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आई कि एक ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के बाद से उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी जान अब कभी भी जा सकती है। ऐसा भी कहा गया कि वो ब्रेन डेड हो चुके हैं, लेकिन ये सारी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। ये वो स्थिति है जब किसी व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब उसे ब्रेन डेड कहते हैं, लेकिन शरीर के कुछ अंग काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि उनकी सांसें चलती रहें और उनके ज्यादा दिन तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं के बराबर होती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किम जोंग उन के बारे में ऐसी खबरें आई हैं। इन खबरों की पुष्टि करना लगभग असंभव है, आप जानते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर स्वतंत्र मीडिया का कोई स्थान नहीं। उत्तर कोरिया का मीडिया वहां की सरकार के मुताबिक ही खबरें दिखाता है और प्रोपेगेंडा वीडियोज में अपने देश की बहुत शानदार और सुखद तस्वीर पेश करता है। इसलिए आज हमने अलग अलग महत्वपूर्ण सोर्सेज से खबरें इकट्ठा की ताकि आपको किम जोंग उन की बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले समझिए कि 36 साल के किम जोंग उन के बारे में ऐसी खबरों की शुरुआत हुई कैसे। पिछले हफ्ते 15 अप्रैल को किम जोंग उन अपने दादा किम इल सुंग के जन्मदिन के समारोह में शामिल नहीं हुए। ये उत्तर कोरिया के लिए साल के सबसे बड़े समारोह में से एक होता है। किम जोंग उन के दादा उत्तर कोरिया के संस्थापक थे और पहली बार किम जोंग उन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ऐसा पहली बार हुआ जब वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इसी से लोगों का शक बढ़ा। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने आखिरी बार 12 अप्रैल को किम जोंग उन की तस्वीरें जारी की थी, जिसमें वो किसी जरूरी मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने फाइटर प्लेन्स के युद्ध अभ्यास को भी देखा।
इस दिन के बाद से उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन की कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया है अब तक। कोरोना वायरस के कारण जनवरी के अंत में उत्तर कोरिया ने अपनी सारी सीमाएं बंद कर दी थी, इसलिए अब वहां से मिलने वाली खबरें बहुत मुश्किल हो गई हैं बाहर निकलना। अब किम जोंग उनके बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत उस वेबसाइट के दावे से हुई जो वेबसाइट उत्तर कोरिया की कैद से भागे लोग संचालित करते हैं, और यहीं पर सबसे पहले किम जोंग उन के खराब स्वास्थ्य का दावा किया गया। दक्षिण कोरिया के एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर डेली एनके के मुताबिक किम जोंग उन को दिल की बीमारी है। उसकी वजह उनका मोटापा और धूम्रपान की आदत है, और अभी उनकी इस बीमारी का इलाज चल रहा है। अमेरिका की मीडिया में वहां के एक अधिकारी से मिली खबर के मुताबिक हार्ट सर्जरी के बाद से किम जोंग उन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उनकी हालत कितनी गंभीर है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के स्वास्थ्य से जुड़ी बातें टॉप सीक्रेट होती हैं। वहां के लोगों को जन्म से ही किम जोंग उन और उनके परिवार को भगवान की तरह सम्मान करना सिखाया जाता है, इसलिए वहां की जनता को भी किम जोंग उन के स्वास्थ्य की कोई जानकारी कभी नहीं दी जाती। और यह पहला मौका नहीं है जब किम जोंग उन गायब हुए हैं। 6 साल पहले सितंबर 2014 में भी वो 40 दिन तक गायब रहे थे। तब उनके बारे में कई तरह की अफवाहें चल रही थी, जैसे अब चल रही हैं। यह भी कहा गया था कि उन्हें सत्ता से हटा दिया गया है। इसके बाद आई एक तस्वीर में वो एक छड़ी के साथ दिखाई दिए। तब वहां की सरकारी मीडिया ने उनकी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। अगर उत्तर कोरिया के तानाशाह को कुछ हो जाए तो वहां का नेतृत्व कौन करेगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। पिछले 72 वर्षों से यह परिवार उत्तर कोरिया पर ऐसे ही शासन करता आया है। वर्ष 1948 में किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने उत्तर कोरिया की स्थापना की। उन्होंने 46 वर्षों तक वहां शासन किया। फिर 1984 में किम इल सुंग की मौत के बाद उनके पुत्र किम जोंग इल, माफ कीजिएगा, 1994 में उसके बाद किम जोंग इल उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने। यह 1994 की बात है। 17 वर्षों के बाद वर्ष 2011 में किम जोंग इल के निधन के बाद किम जोंग उन उत्तर कोरिया के तानाशाह बन गए, और पिछले 9 वर्षों से वो उत्तर कोरिया को एक सामान्य देश के तौर पर लोगों को दिखाना चाहते हैं। इस परिवार में एक बात समान है, किम जोंग उन के पिता और दादा दोनों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, और इस समय किम जोंग उन को भी वही बीमारी होने का दावा किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि दिल की बीमारी इस परिवार के लिए जानलेवा रही है, और ये इसको आप कह सकते हैं कि ये तीनों पीढ़ियों में रही है। किम जोंग उन बहुत कम लोगों पर भरोसा करते हैं, और जिन लोगों पर वो यकीन करते हैं उनमें से एक उनकी बहन किम यो जोंग है। महत्वपूर्ण मौकों पर वो अक्सर अपने भाई के साथ दिखती हैं। किम जोंग उन अपने प्रशासन की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पहले ही अपनी बहन को सौंप चुके हैं। यानी किम जोंग उन के बाद उनकी बहन वहां की सुप्रीम लीडर बन सकती हैं, इसकी संभावना है। वर्ष 2014 में ही किम जोंग उन अपने भाई की राजनीतिक सलाहकार रही हैं। उनकी कोशिशों की वजह से ही उत्तर कोरिया के संबंध अमेरिका और दक्षिण कोरिया से बेहतर हुए। 2018 में किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान भी उनकी बहन साथ में शामिल थी। पिछले कुछ समय से वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किम जोंग उन की इमेज को सुधारने की कोशिश भी लगातार कर रही हैं, और कुछ दिन पहले तक किम जोंग उन हर दिन दुनिया को अपने परमाणु बम और मिसाइलों से बर्बाद करने की धमकी दिया करता था, लेकिन अब एक बीमारी ने उसे मौत के बहुत करीब पहुंचा दिया है। इसलिए यह तीसरी गलतफहमी है जो इंसानों को होने लगती है जब वो बहुत बड़े तानाशाह बन जाते हैं, बहुत शक्तिशाली नेता बन जाते हैं, या बहुत बड़ी संख्या में हथियारों को अर्जित कर लेते हैं, बड़ी सेना को अर्जित कर लेते हैं। तब उन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि अब वो पूरी दुनिया से जंग जीत सकते हैं, अब वो अमर हो जाएंगे, वो कभी हार नहीं सकते, वो कभी मर नहीं सकते। लेकिन ये समय का चक्र है, ये किसी को भी छोड़ता नहीं है। इसलिए किम जोंग उन जैसे जो नेता हैं, जो लगातार खुद भी गलतफहमी में जीते हैं और लोगों को भी अपने बारे में गलतफहमी में रखते हैं, उन्हें भी ये समझ में आ गया होगा कि मौत से वो जीत नहीं सकते। मौत पर विजय पाना उनके लिए भी संभव नहीं है, चाहे वो कितने भी परमाणु बम बना लें, कितने भी मिसाइलें बना लें। ये तीसरी गलतफहमी है इंसान की जो आज दूर हुई है। तो आज हमने 3 गलतफहमियां दूर की। तेल अब सबसे सस्ता हो चुका है। आज़ादी को आप सबसे सस्ता समझते थे, लेकिन आज़ादी सबसे महंगी है। और तीसरी बात, किम जोंग उन जैसे जो तानाशाह लोग हैं, जो सोचते हैं कि वो मौत पर विजय पालेंगे, वो भी आज ये समझ गए होंगे कि इंसान के साथ की जो शक्तियां होती हैं वो बहुत सीमित होती हैं।
अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार का नाम क्या है, किसने इसकी रचना की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। Actual truth on surface. He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the Neophis National Carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth
ऑन सरफेस। डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophthys National Carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophthys National Carrier.
virus, remember He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शहरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophthys national carrier. Of this virus, remember He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media.
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1526 में आज ही के दिन पानीपत की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ी गई थी और इसमें इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक मारे गए थे। इस घटना को भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य वर्ष 1526 से लेकर वर्ष 1857 तक चला। आज दुनिया के 2 शहरों का जन्मदिन है। 753 ईसा पूर्व में आज ही के दिन रोम शहर की स्थापना हुई थी। यह शहर इटली की राजधानी है और इतिहास की तमाम राजनीतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है और केंद्र रहा है। और वर्ष 1782 में आज ही के दिन बैंकॉक शहर की स्थापना हुई थी। लगभग 83 लाख की आबादी वाला बैंकॉक शहर थाईलैंड की राजधानी है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, वर्ष 1989 में आज ही के दिन बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर करीब 1 लाख छात्र इकट्ठा हुए थे। 1989 में ही चीन के नेता हु याओबांग की मृत्यु हुई थी, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इन छात्रों ने सरकार के तमाम आदेशों का विरोध करते हुए धरना दिया था। हु याओबांग चीन में लोकतांत्रिक सुधारों के पक्षधर थे और इसे चीन के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में गिना जाता है। वर्ष 1994 में आज ही के दिन पहली बार हमारे सौरमंडल से बाहर के किसी ग्रह की खोज हुई थी। हमारे सूर्य से ऐसे किसी ग्रह की दूरी सैकड़ों प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स की होती है। अब तक 4000 से ज्यादा एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स ढूंढे जा चुके हैं और यहां आपको लाइट ईयर के बारे में भी पता होना चाहिए। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जिसे तय करने में रोशनी को 1 वर्ष लगता है। ये दूरी करीब 9,46,000 करोड़ किलोमीटर की होती है। आज ही के दिन 2 बड़े लेखकों का निधन हुआ था। वर्ष 1938 में आज ही के दिन उर्दू साहित्य के विश्व प्रसिद्ध शायर और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल का निधन पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। मोहम्मद इकबाल ने एक बहुत मशहूर गीत लिखा था जिसके बोल थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस गीत को तराना-ए हिंदी के नाम से वर्ष 1904 में प्रकाशित किया गया था। और आज के ही दिन वर्ष 1910 में मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन का निधन हुआ था। मार्क ट्वेन से जुड़ी एक खास बात यह है कि वर्ष 1835 में जब उनका जन्म हुआ तब कुछ ही दिन पहले हेलीज कॉमेट धरती के बहुत करीब से गुजरा था। मार्क ट्वेन ने इसे लेकर अपने जीवन के बारे में भविष्यवाणी की थी कि उनका निधन भी हेलीज कॉमेट के जाने के आसपास ही होगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि मार्क ट्वेन की मृत्यु वर्ष 1910 में इसी कॉमेट के पृथ्वी के करीब से गुजरने के 1 दिन बाद ही हो गई थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, जितनी देर में सच अपने जूते के फीते बांधता है उतनी देर में झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। यानी झूठ की रफ्तार सच से बहुत तेज होती है, लेकिन हमेशा याद रखिए अंत में जीत सत्य की ही होती है। नमस्कार।